वे कितने लोग हैं? 1, 2, 3, 4, 5। वो लैब के अंत में निकल गया। पायरेट्स का चलन कैसे शुरू हुआ, वे कहां से आए और वे पायरेट्स कैसे बने, और यही हम इस वीडियो में जानेंगे। दरअसल आज भी कुछ पायरेट्स हैं जो जहाजों पर हमला करते हैं, और पायरेट्स की सबसे ज्यादा संख्या वाले इलाकों में से एक है सोमालिया। ये अफ्रीका के पूर्वी हिस्से में एक देश है। 2000 के शुरुआती वर्षों में सोमालिया के पास से गुजरने वाले कार्गो जहाजों पर हमले बढ़ गए। पायरेट्स का तरीका भी बहुत तेज था। वे छोटी स्पीड बोट्स का इस्तेमाल करते थे ताकि बड़े जहाज का पीछा कर सकें। जब वे पास आ जाते तो जहाज पर चढ़ जाते और क्रू को काबू में कर लेते। कई मामलों में सोमाली पायरेट्स का मुख्य उद्देश्य माल को लूटना नहीं था। वे जहाज और क्रू को बंधक बनाना ज्यादा पसंद करते थे। इसके बाद वे लोगों और जहाज को छोड़ने के बदले में बड़ी फिरौती या पैसे की मांग करते थे। 2005 और 2012 के बीच अनुमान है कि सोमाली पायरेट्स ने कुल मिलाकर करोड़ों डॉलर की फिरौती वसूली। और ये समझने के लिए कि सोमालिया में पायरेसी इतनी बड़ी समस्या क्यों बन गई, हमें पहले यह जानना होगा कि उनके देश में क्या हुआ था। 1991 में सोमालिया की राष्ट्रीय सरकार गिर गई जब राष्ट्रपति शाद शादबरी को सत्ता से हटा दिया गया। इसके बाद वहां गृहयुद्ध हुआ और देश के कई हिस्से अलग अलग सशस्त्र गुटों में बंट गए। मजबूत केंद्रीय सरकार के अभाव में देश के लंबे समुद्री तट की निगरानी भी कमजोर हो गई। कोस्ट गार्ड और अन्य सरकारी बलों की भी भारी कमी थी जो समुद्र की रक्षा करते। इसका मछुआरों पर बहुत बड़ा असर पड़ा। सोमालिया के तटीय इलाकों में कई परिवार मछली पकड़ने पर निर्भर थे, लेकिन समुद्र की कमजोर निगरानी के कारण विदेशी मछली पकड़ने वाले जहाज सोमाली जल क्षेत्र में घुस आए। अवैध मछली पकड़ने और बिना अनुमति के बड़ी मात्रा में मछली ले जाने की कई खबरें आईं। वर्ल्ड बैंक और यूएनओडीसी के अनुसार सोमालिया में पायरेसी शुरू होने का एक कारण अवैध मछली पकड़ना था। यह स्थानीय मछुआरों के लिए बहुत बड़ी समस्या थी। उनकी नावें छोटी थीं, जबकि विदेशी जहाज बहुत बड़े थे। जब बड़े जहाज ज्यादा मछली पकड़ लेते तो सोमालिया के मछुआरों के लिए बहुत कम बचती। इसके अलावा सरकार गिरने के बाद एक और समस्या सामने आई। उस समय जब सरकार कमजोर थी, सोमालिया में खतरनाक कचरा फेंकने की भी रिपोर्टें आई थीं। 2004 में इंडियन ओशन सुनामी के बाद कुछ कचरा और टूटे हुए कंटेनर लहरों के साथ सोमालिया के कुछ तटों पर आ गए और देखे गए। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने बताया कि सोमालिया में अवैध कचरा फेंकने को लेकर पहले से ही चिंता थी, और इसके स्वास्थ्य और पर्यावरण पर संभावित प्रभाव को लेकर भी। ऐसी स्थिति में तट पर कुछ सशस्त्र समूह उभरने लगे। कुछ सोमाली मछुआरे और अन्य स्थानीय सशस्त्र समूहों ने कहा कि वे अपने समुद्र को अवैध मछली पकड़ने से बचा रहे हैं। कुछ लोग उन विदेशी जहाजों से पैसे मांगते थे जिन्हें वे पकड़ते थे। लेकिन ज्यादा समय नहीं बीता कि इन समूहों में से कुछ का तरीका बदल गया। उन्होंने देखा कि कमर्शियल जहाजों को पकड़कर और फिरौती मांगकर ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है। इसलिए अब वे सिर्फ मछली पकड़ने वाले जहाजों का पीछा नहीं करते थे, बल्कि कार्गो शिप्स और अन्य जहाजों पर भी हमला करने लगे। सोमालिया का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अदन की खाड़ी के पास है। एशिया और मिडिल ईस्ट से बहुत सारे जहाज यहां से होकर स्वेज नहर की ओर या वापस जाते हैं। इसलिए सोमाली तट के पास से बहुत सारे कमर्शियल जहाज गुजरते हैं। पायरेट्स के लिए यहां बहुत सारे संभावित टारगेट होते हैं। जब कुछ समूहों को बड़ी फिरौती मिलने लगी तो और भी लोग इसमें शामिल होने लगे। इसी वजह से पायरेसी धीरे धीरे एक संगठित धंधा बन गया। अब इसमें सिर्फ मछुआरे ही नहीं, बल्कि नाव और ईंधन का इंतजाम करने वाले लोग, टारगेट जहाज ढूंढने वाले लोग, जहाज पर चढ़ने वाले सशस्त्र लोग और फिरौती की बातचीत करने वाले लोग भी शामिल हो गए। कुछ जगहों पर तो ऐसे लोग भी थे जो पायरेसी ऑपरेशन के लिए पैसे देते थे और बदले में फिरौती का हिस्सा लेते थे अगर हमला सफल हो जाता। इसी वजह से पायरेसी, जो कभी मछली पकड़ने के इलाकों की रक्षा से जुड़ी थी, अब एक साफ साफ आपराधिक धंधा बन गई। जैसे जैसे फिरौती से मिलने वाला पैसा बढ़ा, ऑपरेशन भी बढ़ता गया। और क्योंकि सोमालिया दुनिया के सबसे अहम शिपिंग रूट्स में से एक के पास है, एक देश की अपनी तटरेखा पर नियंत्रण न होने से शुरू हुई समस्या जल्दी ही अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग के लिए भी समस्या बन गई। शुरुआत में समुद्र में सशस्त्र समूहों का तरीका बहुत साधारण था। 1994 के आसपास एक मामला हुआ था
जिसमें 26 सोमाली पुरुष जो खुद को कोस्ट गार्ड बता रहे थे एक जहाज पर चढ़ गए। उन्होंने उस जहाज को 5 दिन तक अपने कब्जे में रखा, कुछ सामान लिया और फिर चले गए। इससे पता चलता है कि उस समय सोमाली पायरेसी इतनी संगठित नहीं थी। 26 दिसंबर को 2004 में भी एक बड़ी घटना हुई जिसने सोमालिया के तटीय समुदायों की मुश्किलें और बढ़ा दी। इंडियन ओशन सुनामी उनकी तटरेखा तक पहुंच गई। कई घर और मछली पकड़ने वाली नावें तबाह हो गईं और कई लोग मारे गए। उस समय भी सोमालिया के बड़े हिस्से पर सरकार का कोई ठोस नियंत्रण नहीं था। कई इलाकों पर अलग अलग कबीले काबिज थे, वॉरलॉर्ड और सशस्त्र समूह। क्योंकि कानून और सुरक्षा कमजोर थी, अपराधी समूहों के लिए बढ़ना और भी आसान हो गया। यहीं से सोमाली समुद्री डकैती में बड़ा बदलाव आना शुरू हुआ। पहले जो छोटे और साधारण हमले होते थे, वे धीरे धीरे ज्यादा संगठित ऑपरेशन बनने लगे और फिर यही सब आगे हुआ। 2005 आते आते सोमाली समुद्री डाकू अब तट से और दूर तक जाने लगे। उन्होंने बड़े जहाजों का इस्तेमाल किया जिन्हें मदरशिप कहा जाता था। इन्हीं से वे छोटी छोटी स्पीड बोट्स छोड़ते थे ताकि अपने टारगेट जहाज का पीछा कर सकें। कुछ समूहों ने रडार, जीपीएस और सैटेलाइट फोन का भी इस्तेमाल किया। इस वजह से उन्हें यह पता करना और भी आसान हो गया कि समुद्र में जहाज कहां से गुजर रहे हैं। कुछ लोग शिपिंग रूट्स की जानकारी का भी इस्तेमाल करते हैं ताकि ये जान सकें कि उनका टारगेट कहां से गुजर सकता है। इस नए तरीके की वजह से उन्होंने और भी ज्यादा जहाजों को निशाना बनाया। 2008 तक सोमालिया के पास समुद्री डाकुओं के हमले तेजी से बढ़ने लगे। 2009 में दुनिया भर में रिपोर्ट किए गए लगभग आधे समुद्री डकैती के मामले इसी इलाके में हुए। इसके साथ ही फिरौती में मिलने वाली रकम भी काफी बढ़ गई। 2008 में कुछ मामलों में औसत फिरौती लगभग $1 मिलियन थी, क्योंकि इसमें बहुत पैसा मिल सकता था। कुछ स्थानीय व्यापारी और युद्ध सरदारों ने समुद्री डाकू अभियानों को फंड देने के लिए पैसा देना शुरू कर दिया। कुछ जगहों पर समुद्री डकैती एक तरह का निवेश बन गई थी। कुछ निवासी समुद्री डाकुओं के एक समूह को पैसा, ईंधन या अन्य सामान देते थे। जब जहाज पर कब्जा सफल होता था और फिरौती मिलती थी, तो वे भी पैसे का एक हिस्सा पा सकते थे। 2009 में रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया था कि एक सोमाली कस्बे में ऐसा ही सिस्टम था, जो समुद्री डाकुओं का एक बड़ा अड्डा बन गया था। इससे पता चलता है कि समुद्री डकैती में कितना बड़ा बदलाव आया है। अब ये सिर्फ साधारण मछुआरों का समूह नहीं रह गया था जो समुद्र की रखवाली करते थे। अब ये एक ऐसा कारोबार बन गया था जिसे अलग अलग लोग फंड करते थे और उससे कमाई करते थे। कुछ समुद्री डाकू समूह अब भी कहते हैं कि वे ये सब सोमाली जल क्षेत्र में अवैध मछली पकड़ने और कचरा फेंकने के विरोध में करते हैं। लेकिन जैसे जैसे ऑपरेशन बड़ा होता गया, उस वजह का इस्तेमाल करना और मुश्किल हो गया। अब कुछ समुद्री डाकू ऐसे जहाजों पर भी हमला करने लगे हैं जिनका अवैध मछली पकड़ने से कोई लेना देना नहीं है। कुछ जहाज जो सोमालिया और पूर्वी अफ्रीका के अन्य हिस्सों में लोगों के लिए खाना और सहायता लेकर जा रहे थे, वे भी निशाना बनाए गए। जैसे जैसे कमाई बढ़ी, हमले भी और खतरनाक होते गए। 2011 तक इस इलाके में समुद्री डकैती की 237 घटनाएं दर्ज की गईं। उस साल 1200 से ज्यादा लोग बंधक बना लिए गए थे। फिरौती की रकम भी काफी बढ़ गई थी। कुछ मामलों में जहाज और उसके क्रू को छोड़ने के लिए कई मिलियन डॉलर की फिरौती मांगी जाती थी। इस मोड़ पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए सोमाली समुद्री डकैती को नजरअंदाज करना मुमकिन नहीं था। बहुत ज्यादा जहाज इससे प्रभावित हो रहे थे, लगातार प्रभावित हो रहे थे। बहुत सारे क्रू सदस्य पहले ही शिकार बन चुके थे और इस ऑपरेशन में बहुत बड़ी रकम शामिल हो चुकी थी। और यहीं से सोमाली समुद्री डाकुओं को रोकने के लिए एक बड़ी लड़ाई शुरू होने वाली थी। 2000 के दशक के मध्य तक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने सोमाली समुद्री डकैती को ज्यादा गंभीरता से नोटिस करना शुरू कर दिया था, क्योंकि कई बड़ी घटनाएं हुए थे और ये खबरें पूरी दुनिया में फैलने लगी थीं। नवंबर 2005 में समुद्री डाकुओं ने सोमालिया के पास क्रूज शिप सीबॉर्न स्पिरिट पर भी हमला किया था। उन्होंने मशीन गन और रॉकेट चालित ग्रेनेड का इस्तेमाल किया। पार्को को चोट लगी, लेकिन वह बच निकला और कोई भी यात्री नहीं मारा गया, क्योंकि इसमें कई विदेशी पर्यटक सवार थे। यह घटना अलग अलग देशों में बड़ी खबर बन गई। समस्या और भी बढ़ गई जब सितंबर 2008 में सोमाली समुद्री डाकुओं ने यूक्रेन के एक कार्गो जहाज MV फाइना का अपहरण कर लिया। फाइना कोई साधारण माल नहीं ले जा रहा था। इसमें 33 T-72 टैंक, गोला बारूद और अन्य सैन्य हथियार थे। इसी वजह से फाइना की निगरानी दूसरे देशों के युद्धपोतों ने तुरंत शुरू कर दी। वे नहीं चाहते थे कि ये हथियार किसी और सशस्त्र समूह के हाथ लगें। समुद्री डाकुओं ने बड़ी फिरौती की मांग की। कई महीनों की बातचीत के बाद उन्हें $3.2 मिलियन मिले और फरवरी 2009 में जहाज को रिहा कर दिया गया। लेकिन कुछ ही महीनों बाद एक और घटना हुई जिसने सोमाली समुद्री डकैती को पूरी दुनिया में और भी ज्यादा मशहूर कर दिया। अप्रैल 2009 में 4 सोमाली समुद्री डाकुओं ने अमेरिकी मालवाहक जहाज
मैर्स्क एल्बामा पर हमला किया। क्रू ने बड़े जहाज पर फिर से नियंत्रण हासिल कर लिया, लेकिन डाकुओं ने कप्तान रिचर्ड फिलिप्स को पकड़ लिया और उसे एक छोटी लाइफ बोट में ले गए। संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना पहुंची और समुद्र में कई दिनों तक आमना सामना चला। 12 अप्रैल 2009 को यूएस नेवी सील्स ने कप्तान फिलिप्स को बचा लिया। 4 में से 3 डाकू मारे गए और एक को पकड़ लिया गया। ये घटना बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर बन गई। बाद में इस पर कैप्टन फिलिप्स नाम की फिल्म भी बनी। इस बिंदु पर यह स्पष्ट हो गया कि केवल समुद्र के कुछ हिस्सों की निगरानी करना पर्याप्त नहीं है। डाकू बहुत बड़े क्षेत्र में जाते हैं। पूरे हिंद महासागर और अदन की खाड़ी में हर जहाज की निगरानी करना मुश्किल है। यह भी तुरंत पता लगाना मुश्किल है कि कोई छोटी नाव समुद्री डाकुओं की है या नहीं। इस इलाके में बहुत से सामान्य मछुआरे भी छोटी नावों का इस्तेमाल करते हैं। जब डाकू जहाज पर चढ़ जाते हैं और बंधक बना लेते हैं, तो सेना के लिए हमला करना भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इससे क्रू को खतरा हो सकता है। इसीलिए समुद्री डकैती को रोकने के लिए सिर्फ सैन्य बल का ही इस्तेमाल नहीं किया गया। अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग इंडस्ट्री ने जहाजों की सुरक्षा के लिए नए तरीके निकाले। सबसे आसान तरीकों में से एक है तेज दबाव वाली पानी की नली का इस्तेमाल करना। जब कोई समुद्री डाकुओं की नाव पास आती है, तो जहाज के किनारों पर पानी की तेज धार छोड़ी जा सकती है, ताकि उन्हें चढ़ने में मुश्किल हो। कुछ जहाजों ने किनारे पर रेजर वायर भी लगाई है, ताकि चढ़ना और मुश्किल हो जाए। सुरक्षा भी और कड़ी कर दी गई है। दरवाजों को ताला लगाया जाता है और क्रू मौजूद रहता है। जहाज पर ऐसे लोग भी तैनात होते हैं जो यात्रा के दौरान संदिग्ध नामों की तलाश करते हैं। कुछ जहाजों के अंदर एक सुरक्षित कमरा भी बनाया गया है, जिसे सिटाडेल कहा जाता है। जब समुद्री डाकू जहाज पर चढ़ जाते हैं, तो क्रू इस कमरे में जाकर खुद को बंद कर सकता है और मदद का इंतजार कर सकता है। ये तरीके बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस का हिस्सा बन गए हैं, जो हाई रिस्क इलाकों से गुजरने वाले जहाजों की मदद के लिए बनाए गए हैं। अदन की खाड़ी में एक खास शिपिंग रूट भी बनाया गया है, जिसे इंटरनेशनली रिकमेंडेड ट्रांजिट कॉरिडोर कहा जाता है। इस रूट पर इंटरनेशनल नेवल फोर्सेस के लिए वहां से गुजरने वाले कमर्शियल जहाजों की निगरानी करना आसान होता है। कुछ मौकों पर नेवी के जहाज भी कमर्शियल जहाजों के समूह को एस्कॉर्ट करते हैं। कई शिपिंग कंपनियों ने निजी सशस्त्र सुरक्षा गार्डों का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया। यह एक बड़ा बदलाव है, क्योंकि अब प्रशिक्षित गार्ड्स जहाज की सुरक्षा के लिए तैयार रहते हैं अगर कोई समुद्री डाकू की नाव पास आती है। इसी के साथ अलग अलग देशों ने भी अदन की खाड़ी और हिंद महासागर में गश्त लगाने के लिए युद्धपोत भेजे। इन उपायों का संयोजन धीरे धीरे प्रभावी होने लगा। अब समुद्री डाकुओं की नावों के लिए पास आना मुश्किल हो गया। क्रू ज्यादा तैयार है, जहाज जल्दी मदद मांग सकते हैं और ज्यादा नौसेना बल महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों की निगरानी कर रहे हैं। 2012 तक सोमालिया आधारित समुद्री डकैती के हमलों में काफी गिरावट आ गई थी। 2011 में 286 हमलों से ये 2012 में घटकर 99 रह गए। सोमाली समुद्री डकैती को गिराने में सिर्फ एक ही चीज जिम्मेदार नहीं थी, बेहतर जहाज सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय नौसेना गश्त, शिपिंग मार्गों की बेहतर निगरानी और समुद्री डाकुओं के खिलाफ अन्य कदमों को मिलाकर यह संभव हुआ। खुद आईएमओ के अनुसार नौसेना की मौजूदगी और व्यावसायिक जहाजों के लिए अनुशंसित सुरक्षा उपायों का पालन करना बहुत मददगार साबित हुआ। सिर्फ कुछ ही वर्षों में सोमालिया में जो समुद्री डकैती तेजी से बढ़ी थी, वह गिरने लगी। ये भी दुखद है, क्योंकि आज भी सोमालिया में कई समस्याएं हैं, जैसे गरीबी, कमजोर सरकारी सेवाएं और कुछ तटीय समुदायों में रोजगार की कमी। इसलिए भले ही जहाजों के अपहरण की घटनाएं कम हो गई हों, समुद्र में सुरक्षा कमजोर होते ही समुद्री डकैती फिर से लौट सकती है। समुद्री डकैती की समस्या को पूरी तरह खत्म करने के लिए सोमालियों के लिए बेहतर रोजगार के अवसर होना जरूरी है। बेहतर सरकार स्थापित करनी होगी और तटीय समुदायों को और सुरक्षित बनाना होगा, ताकि समुद्री डकैती की वापसी मुश्किल हो जाए। सोमाली समुद्री डाकुओं की कहानी भी इतनी सरल नहीं है। कुछ शुरुआती समूह थे जिन्होंने कहा कि वे अपने मछली पकड़ने के क्षेत्रों की रक्षा करना चाहते हैं, लेकिन जैसे जैसे जहाजों के अपहरण से मिलने वाला पैसा बढ़ता गया, समुद्री डकैती एक संगठित अपराध बन गई। ये इस हद तक पहुंच गया कि अब यह मायने नहीं रखता था कि किस तरह का जहाज निशाना बनाया जा रहा है। महत्वपूर्ण ये था कि फिरौती में कितना पैसा मिल सकता है। इसलिए अवैध मछली पकड़ने की समस्या को अपहरण, हिंसा और जहाजों के अपहरण को सही ठहराने का बहाना नहीं बनाया जा सकता। लेकिन यह समझना भी जरूरी है कि सोमालिया में समुद्री डकैती संभव कैसे हुई। जब सरकार कमजोर होती है, नौकरियों की कमी होती है और सुरक्षा पर्याप्त नहीं होती, तो संगठित अपराध का बढ़ना आसान हो जाता है। सोमाली समुद्री डकैती के कमजोर पड़ने के बाद पश्चिम अफ्रीका के गिनी की खाड़ी में समुद्री डकैतों के हमले बढ़ गए। वहां कुछ गिरोह तेल चुराते हैं और जहाज के क्रू को बंधक बना लेते हैं। इसका मतलब है कि समुद्री डकैती सिर्फ सोमालिया में ही नहीं होती। यहाँ ऐसे इलाके होते हैं जहां से बहुत सारे जहाज गुजरते हैं, लेकिन सुरक्षा कमजोर होती है और बहुत से लोगों के पास अच्छी आजीविका नहीं होती।
वहां इसी तरह की समुद्री डकैती हो सकती है। और आज भी सोमालिया के पास समुद्र में अभी भी सतर्क रहना जरूरी है। कुछ सालों तक जब समुद्री डकैती के हमले कम हो गए थे, 2023 के अंत से फिर से जहाजों पर कब्जे की नई घटनाएं होने लगी हैं। 2024 और 2025 में कुछ सोमाली समुद्री डाकू समूहों ने फिर से हमला किया, वो भी सोमालिया के तट से काफी दूर। इसका मतलब है कि सोमाली समुद्री डकैती पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। लेकिन सच कहे तो सोमाली समुद्री डाकुओं के आने से पहले भी समुद्री डकैती अलग अलग हिस्सों में बहुत समय से एक समस्या रही है। असल में हजारों सालों से लोग समुद्र में जहाजों पर हमला करते और लूटपाट करते आ रहे हैं। जैसे जैसे समुद्री व्यापार बढ़ता गया, वैसे वैसे समुद्री डाकुओं के लिए मौके भी बढ़ते गए। जब कोई जहाज खाना, पैसा, कपड़ा, हथियार या कोई और कीमती सामान लेकर जाता था, तो कुछ समूह ऐसे होते थे जो उसका पीछा करके उसका माल लूटने के लिए तैयार रहते थे। प्राचीन ग्रीक और रोमन काल में भी भूमध्य सागर में समुद्री डकैती की घटनाओं की रिपोर्टें मिलती हैं। भूमध्य सागर बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि वहां बहुत सारे जहाज चलते थे। यह व्यापार का मुख्य मार्ग था। जहाज, खाने का सामान, शराब, तेल, धातु और अन्य उत्पाद अलग अलग शहरों में ले जाते थे। इसी वजह से व्यापारी जहाज समुद्री डाकुओं के लिए आसान निशाना बन गए। पहली सदी ईसा पूर्व में भूमध्य सागर में समुद्री डाकू रोमन गणराज्य के लिए एक बड़ी समस्या बन गए थे। इनमें से एक प्रसिद्ध समूह था जिसे सिलेशियन समुद्री डाकू कहा जाता था। उनकी छावनियां एशिया माइनर के दक्षिणी तट के आसपास थीं, जो आज के तुर्की का हिस्सा है। वे सिर्फ माल ही नहीं चुराते थे, कई बार वे लोगों को भी पकड़ लेते थे और रिहाई के बदले फिरौती मांगते थे। समुद्री डाकुओं द्वारा पकड़े गए सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति थे जूलियस सीजर। उस समय सीजर जवान थे और वे अभी तक वह शक्तिशाली रोमन नेता नहीं बने थे जिन्हें इतिहास में जाना जाता है। समुद्र में यात्रा करते समय उन्हें समुद्री डाकुओं ने पकड़ लिया और उनकी रिहाई के लिए फिरौती मांगी। फिरौती चुका दी गई और सीजर को रिहा कर दिया गया। लेकिन उन्होंने जो हुआ उसे यूं ही नहीं भुलाया। उन्होंने एक सेना बनाई, समुद्री डाकुओं का पीछा किया और उनमें से कई को पकड़ लिया। इस घटना ने दिखाया कि समुद्री डकैती कितनी बड़ी समस्या थी, यहां तक कि रोम जैसी शक्तिशाली ताकतों के लिए भी। जैसे जैसे समस्या बढ़ती गई, रोम ने भूमध्य सागर को समुद्री डाकुओं से मुक्त करने के लिए एक बड़ी सैन्य शक्ति भेजी। पहली सदी ईसा पूर्व में पॉम्पी ने उनके खिलाफ एक व्यापक अभियान का नेतृत्व किया। कई समुद्री डाकू अड्डों पर हमला किया गया और भूमध्य सागर में समुद्री डकैती का बड़ा हिस्सा कम हो गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि समुद्री डाकू पूरी तरह से खत्म हो गए। जब तक समुद्री जहाज महंगे सामान ले जा रहे थे, तब तक कुछ लोग समुद्र में चोरी करने की कोशिश करते रहे। मध्य युग के आते आते कई अलग अलग समूह जहाजों और तटीय कस्बों पर हमला करने लगे। सबसे प्रसिद्ध समूहों में से एक थे वाइकिंग्स, जो स्कैंडिनेविया से थे। हर वाइकिंग समुद्री डाकू नहीं था, उनमें से कई व्यापारी, किसान और खोजकर्ता थे। लेकिन कुछ वाइकिंग समूह ऐसे थे जो लंबी नावों का इस्तेमाल करते थे ताकि वे जल्दी से दूसरी जगह पहुंच सकें और तटीय समुदायों पर हमला कर सकें। उनकी नावों की सबसे बड़ी खासियत थी उनकी रफ्तार। वे समुद्र पार कर सकते थे और यहां तक कि नदियों में भी जा सकते थे। वे किसी जगह पहुंच सकते थे, हमला कर सकते थे और बड़ी सेना के पहुंचने से पहले ही वहां से जा सकते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, समुद्री डकैती भी बदलती गई। हर कोई जो जहाजों पर हमला करता था, वो साधारण अपराधी नहीं था। कुछ सरकारें खुद निजी जहाज मालिकों को अपने दुश्मनों के जहाजों पर हमला करने की अनुमति देती थीं। इन लोगों को प्राइवेटियर कहा जाता था। उनके पास किसी सरकार की ओर से आधिकारिक अनुमति होती थी। जब युद्ध होता था, तो वे दुश्मन देश के जहाजों पर हमला कर सकते थे और उनका माल लूट सकते थे। इसलिए समुद्री डाकू और प्राइवेटियर में बड़ा अंतर होता है। समुद्री डाकू अपने खुद के फायदे के लिए बिना किसी कानूनी अनुमति के हमला करता है, वहीं प्राइवेटियर को किसी सरकार से दुश्मन के जहाजों पर हमला करने की अनुमति होती है। लेकिन असल जिंदगी में दोनों के बीच का फर्क कभी कभी बहुत कम होता है। जब युद्ध खत्म हो जाता है, तो कई पूर्व प्राइवेटियर अपनी नौकरी खो देते हैं। कुछ लोग बिना अनुमति के जहाजों पर हमला करना जारी रखते हैं। जब ऐसा होता है, तो उन्हें समुद्री डाकू माना जाता है। 1600 के दशक और शुरुआती 1700 के दशक में वो दौर आया जो आज समुद्री डाकुओं की कहानियों में सबसे मशहूर है। इसे समुद्री डाकुओं का स्वर्ण युग कहा जाता है। सभी इतिहासकार एक जैसी तारीखें नहीं मानते, लेकिन आमतौर पर इसका चरम समय देर 1600 के दशक से लेकर शुरुआती 1700 के दशक तक माना जाता है। यह 50 साल से भी कम चला, लेकिन इसने हमारे समुद्री डाकुओं को देखने के नजरिए पर बहुत गहरा असर छोड़ा है। समुद्री डाकुओं के बढ़ने का एक कारण अटलांटिक महासागर में व्यापार का बढ़ना था। यूरोपीय देश यूरोप, अफ्रीका, कैरेबियन और अमेरिका के बीच बहुत सारी जहाज भेजते थे। कुछ जहाजों में चीनी, तंबाकू, चांदी और अन्य कीमती सामान होते थे।
कैरेबियन से होकर कीमती माल ले जाने वाले कई जहाज गुजरते थे। इसी वजह से यह समुद्री डाकुओं के पसंदीदा स्थानों में से एक बन गया। एक और वजह थी कि बहुत से लोग समुद्री डाकुओं के दल में शामिल हो जाते थे। साधारण नाविक का जीवन कठिन था, वेतन कम था, यात्रा लंबी थी, काम खतरनाक था। कभी कभी कप्तान और अधिकारियों का व्यवहार भी बहुत कठोर होता था। समुद्री डाकुओं के जहाज पर साधारण क्रू को मिलने वाले पैसों में उनका हिस्सा ज्यादा होता था। कुछ समुद्री डाकुओं के दल अपने खुद के नियम भी बनाते थे कि लूट को कैसे बांटना है और कुछ नेताओं को कैसे चुनना है। इसका मतलब ये नहीं है कि समुद्री डाकू का जीवन अच्छा होता है। यह अब भी बहुत खतरनाक था। वे लड़ाई, बीमारी, दुर्घटना में मर सकते थे या पकड़े जाने पर फांसी दी जा सकती थी। लेकिन उस समय के कुछ नाविकों के लिए वे समुद्री डाकुओं के दल को आजमाना ज्यादा पसंद करते थे, क्योंकि कम वेतन और कठिन जीवन वाली नौकरी में बने रहने से ये बेहतर था। इस समय के सबसे प्रसिद्ध समुद्री डाकुओं में से एक था एडवर्ड टीच, जिसे ब्लैकबियर्ड के नाम से जाना जाता है। ब्लैकबियर्ड 1700 के शुरुआती वर्षों में सक्रिय था। उसका सबसे प्रसिद्ध जहाज क्वीन एनीज रिवेंज कहलाता था। यह एक पुराना फ्रांसीसी जहाज था जिसे उसने कब्जा कर लिया और एक बड़ा समुद्री डाकू जहाज के रूप में इस्तेमाल किया। ब्लैकबियर्ड सिर्फ हथियारों से ही दुश्मनों को नहीं डराता था, उसके लिए उसकी शक्ल और उसकी प्रतिष्ठा भी बहुत महत्वपूर्ण थी। उसकी दाढ़ी बहुत लंबी थी और वह जानबूझकर लड़ाई से पहले डरावना रूप बनाता था। उसका मकसद सीधा था, अगर टारगेट जहाज के लोग डर जाएं, तो वे बिना लंबी लड़ाई के ही हार मान सकते हैं। इसलिए उस समय एक सफल समुद्री डाकू बनने में डर बहुत बड़ा हिस्सा था। जब किसी समुद्री डाकू कप्तान का नाम मशहूर हो जाता था, तो कई बार सिर्फ वही नाम सुनकर टारगेट हार मान लेते थे। लेकिन ब्लैकबियर्ड का करियर भी ज्यादा लंबा नहीं चला। नवंबर 1718 में 1718 उसे वर्जीनिया से भेजी गई सेना के साथ उत्तर कैरोलिना के ओक्राकोके द्वीप के पास हुई लड़ाई में मार दिया गया था। उस समय और भी कई मशहूर समुद्री डाकू थे। उनमें से एक था बार्थोलोम्यू रॉबर्ट्स, जिसे ब्लैक बार्ड भी कहा जाता था। वो उन समुद्री डाकू कप्तानों में से एक था जिसने सिर्फ कुछ ही सालों में बहुत सारे जहाजों पर कब्जा कर लिया था। वहां कैली को जैक रैकम भी था। आज वो इसलिए ज्यादा मशहूर है क्योंकि उसकी टीम में 2 महिला समुद्री डाकू थीं, एनी बॉनी और मैरी रीड। उस समय महिलाओं का समुद्री डाकुओं की टीम का हिस्सा होना आम बात नहीं थी, इसलिए एनी बॉनी और मैरी रीड की कहानी मशहूर हो गई। लेकिन उनके निजी जीवन के कई हिस्सों की अब पुष्टि करना मुश्किल है, क्योंकि बाद की कहानियों ने सच्ची घटनाओं और किंवदंतियों को मिला दिया है। एक और समुद्री डाकू था जो सिर्फ एक जहाज के लिए ही नहीं बल्कि 2 देशों के रिश्ते के लिए भी बड़ी समस्या बन गया। वो था हेनरी एवरी। 1695 में एवरी के समूह ने गंजे सवाई नामक एक बड़े जहाज पर हमला किया जो भारत के मुगल साम्राज्य से जुड़ा हुआ था। समुद्री डाकुओं को बहुत बड़ी दौलत हाथ लगी। इसी वजह से एवरी अपने समय के सबसे ज्यादा वांछित अपराधियों में से एक बन गया। मुगल सरकार नाराज हो गई और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार खतरे में पड़ गया। इसलिए अंग्रेज अधिकारियों ने उसे पकड़ने के लिए बड़ा अभियान चलाया, लेकिन एवी पकड़ा नहीं गया। आज तक ये साफ नहीं है कि उसके गायब होने के बाद उसके साथ असल में क्या हुआ। हर बड़ी तलाश भी नहीं। उस समुद्री डाकुओं की गतिविधियां कैरिबियन में थीं। उत्तरी अफ्रीका में कुछ कोर्सेयर थे जो मेडिटेरेनियन और अटलांटिक पर हमला करते थे। उन्हें अक्सर बारबरी कोर्सेयर कहा जाता था, क्योंकि उनकी कई ठिकाने उस समय के बारबरी कोस्ट पर थे। इसमें वे इलाके शामिल हैं जो अब अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और लीबिया का हिस्सा हैं। वे व्यापारी जहाजों पर हमला करते थे और बंदी बनाकर लोगों को या तो गुलाम बना लेते थे या फिर फिरौती के बदले छोड़ देते थे। लेकिन स्थिति जटिल थी, क्योंकि कुछ कोर्सेयर को स्थानीय शासकों से समर्थन या अनुमति मिली हुई थी। इसलिए यूरोप के सरकारी इजाजत पाए समुद्री लुटेरों की तरह वे हमेशा साधारण स्वतंत्र समुद्री डाकू नहीं थे। दुनिया के दूसरे हिस्से में चीन और दक्षिण चीन सागर में भी बहुत बड़ी समुद्री डकैती थी। इतिहास के सबसे प्रसिद्ध समुद्री डाकू नेताओं में से एक महिला थीं, जिन्हें झेंग जियांग यी साओ के नाम से जाना जाता है और कुछ स्रोतों में उन्हें चेंग शिह भी कहा जाता है। 1800 के शुरुआती वर्षों में वह दक्षिण चीन सागर में एक बहुत बड़े समुद्री डाकू समूह का हिस्सा बन गई थीं। अपने पति झेंगी की मृत्यु के बाद झेंग जियांगी साओ ने उनके बड़े समुद्री डाकू संगठन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके नियंत्रण में सिर्फ कुछ नावें ही नहीं थीं, बल्कि उनकी फ्लीट से हजारों लोग जुड़े हुए थे। उनके समूह के अपने नियम भी थे। अपने ही समुद्री डाकू समूह से चोरी करने और आदेश न मानने पर सजा दी जाती थी। उनका संगठन इतना शक्तिशाली हो गया था कि चीनी सरकार और दूसरी ताकतों के लिए उन्हें हराना मुश्किल हो गया था। आखिरकार झेंग जियांग यीसाओ ने चीनी अधिकारियों से समझौता किया कि वो समुद्री डकैती छोड़ देंगी, जिससे उन्हें उन कई यूरोपीय समुद्री डाकुओं जैसा अंत नहीं देखना पड़ा जिन्हें पकड़कर मौत की सजा दी गई थी। इसी वजह से उन्हें इतिहास के सबसे सफल समुद्री डाकू नेताओं में से एक माना जाता है। लेकिन फिर भी
ऐसे मशहूर समुद्री डाकू जैसे कि ब्लैकबियर्ड आखिर क्यों गायब हो गए? एक मुख्य कारण यह था कि नौसेना और सरकारें मजबूत हो गई थीं। जब दूर दराज के समुद्रों और बंदरगाहों की निगरानी कमजोर थी, तो समुद्री डाकुओं के लिए छुपने, चोरी का माल बेचने और अपने जहाजों की मरम्मत करने के लिए जगह ढूंढना आसान था। लेकिन जैसे जैसे देशों की नौसेना बड़ी होती गई, और भी ज्यादा युद्धपोत समुद्री डाकुओं को ढूंढने और उनका पीछा करने लगे। कानून भी और सख्त हो गया। कई समुद्री डाकुओं को पकड़ा गया और उन पर मुकदमा चलाया गया। कई लोगों को समुद्री डकैती में शामिल होने वालों के लिए चेतावनी के तौर पर फांसी दी गई। 1720 के दशक में सरकारों ने समुद्री डाकुओं की तलाश और भी तेज कर दी। कुछ लोगों को माफी या आत्मसमर्पण कर सामान्य जीवन में लौटने का मौका दिया गया। जिन्होंने इनकार किया, उनका पीछा जारी रहा। धीरे धीरे समुद्री डकैती का वह सुनहरा युग खत्म हो गया। निजी युद्धपोतों के इस्तेमाल में भी बदलाव आया। कई सदियों तक कुछ देशों के लिए यह सामान्य था कि वे युद्ध में मदद के लिए निजी जहाजों का इस्तेमाल करें। लेकिन 1856 में कई देशों ने पेरिस की घोषणा पर हस्ताक्षर किए। इसका एक महत्वपूर्ण प्रभाव यह था कि कई देशों ने निजी जहाजों से युद्ध करवाने की प्रथा को युद्ध का सामान्य हिस्सा मानना और अपनाना बंद कर दिया। जैसे जैसे नौसेनाएं अधिक संगठित होती गईं और अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग मार्गों पर अधिक नियंत्रण होता गया, बड़े समुद्री डाकू बेड़ों के लिए 1700 के दशक की तरह काम करना और भी मुश्किल हो गया। लेकिन समुद्री डाकुओं के बारे में कुछ बातें जो हम फिल्मों में देखते हैं, वे हमेशा सच नहीं होती। उदाहरण के लिए, हर समुद्री डाकू जहाज पर एक जैसा काला झंडा नहीं होता था जिस पर खोपड़ी और हड्डियां बनी हों। समुद्री डाकुओं के झंडों के डिजाइन अलग अलग होते थे। कुछ ने खोपड़ी, कंकाल, रेत घड़ी और मृत्यु के अन्य प्रतीकों का इस्तेमाल किया। इनका इस्तेमाल लक्ष्य जहाज को डराने के लिए किया जाता था। यह भी सामान्य नहीं था कि समुद्री डाकू अपने बंदियों को जहाज के किनारे निकली लकड़ी पर चलाते थे, जिसे वॉक द प्लैंक कहा जाता है। यह फिल्मों और किताबों में मशहूर है, लेकिन ऐतिहासिक प्रमाण बहुत कम है कि समुद्री डाकू वास्तव में गोल्डन एज में ऐसा करते थे। दूसरी सजाओं के बारे में ज्यादा प्रामाणिक विवरण हैं, जैसे किसी को दूर दराज जगह पर छोड़ देना या सीधे समुद्र में फेंक देना। हर समुद्री डाकू के पास भी किसी गुप्त द्वीप पर दफन किया हुआ खजाना नहीं होता था। कुछ समुद्री डाकुओं को बड़ा खजाना मिला था, लेकिन उन्हें अपना पैसा खाने, शराब, हथियार, जहाज की मरम्मत और अपने दल को वेतन देने में भी खर्च करना पड़ता था। अक्सर वे अपनी मिली हुई चीजों को जल्दी से इस्तेमाल कर लेते या बेच देते थे, बजाय इसके कि उसे कहीं गाड़ कर उसके लिए खजाने का नक्शा बनाएं। यहां तक कि समुद्री डाकुओं के बोलने का तरीका, जिसे हम अक्सर फिल्मों में सुनते हैं, आज के आधुनिक मनोरंजन का बड़ा हिस्सा बन गया है। मशहूर समुद्री डाकू उच्चारण को 20वीं सदी की फिल्मों और अभिनेताओं ने और भी लोकप्रिय बना दिया, जबकि असली 1700 के दशक के समुद्री डाकुओं का बोलने का तरीका इससे काफी अलग था। इसलिए असली समुद्री डाकू और फिल्मों में दिखाए जाने वाले समुद्री डाकू में बड़ा फर्क है। फिल्मों में वे अक्सर साहसी और मजेदार किरदार होते हैं जो खजाने की तलाश में रहते हैं। असली इतिहास में समुद्री डकैती एक खतरनाक अपराध था। कई जहाज लूटे गए, लोगों का अपहरण किया गया और कई क्रू सदस्य मारे गए। लेकिन एक चीज है जो पुराने समुद्री डाकुओं और आधुनिक समुद्री डाकुओं में समान है। अक्सर वे उन इलाकों में ताकतवर हो जाते हैं जहां से कीमती जहाज गुजरते हैं और सरकार की समुद्र की निगरानी करने की क्षमता कमजोर होती है। रोमन साम्राज्य के समय भूमध्य सागर से गुजरने वाले जहाज बड़े निशाने होते थे। समुद्री डकैती के स्वर्ण युग के दौरान कैरिबियन और अटलांटिक में बहुत सारे निशाने थे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ रहा था। दक्षिण चीन सागर में बड़े समुद्री डाकू बेड़े अमीर हो गए, क्योंकि महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों से बहुत सारे जहाज गुजरते थे। और कई सदियों बाद हमने सोमालिया के पास वही बुनियादी स्थिति देखी। जहाज बदल गए, हथियार बदल गए, रडार, जीपीएस और सैटेलाइट फोन आ गए, लेकिन समुद्री डकैती के बार बार लौटने का एक साधारण कारण अब भी बना रहा। अगर समुद्र में कोई कीमती माल है और कोई ऐसी जगह है जिस पर निगरानी रखना मुश्किल है, तो कुछ अपराधी उसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। इसलिए सोमाली समुद्री डाकुओं ने समुद्री डकैती की शुरुआत नहीं की थी। वे तो बस एक बहुत ही लंबी कहानी का नया हिस्सा हैं, जो हजारों साल पहले शुरू हुई थी, जब आधुनिक मालवाहक जहाज भी नहीं थे। और ये प्राचीन भूमध्य सागर से लेकर कैरिबियन तक फैला हुआ है। और दक्षिण चीन सागर में इतिहास ने बार बार दिखाया है कि समुद्री डकैती को कमजोर करने का सबसे प्रभावी तरीका सिर्फ एक समुद्री डाकू कप्तान को पकड़ना नहीं है। शिपिंग मार्गों को भी और अधिक सुरक्षित बनाना जरूरी है। कानून को और सख्ती से लागू करना होगा और समुद्री डाकुओं के लिए ऐसे सुरक्षित स्थान ढूंढना मुश्किल बनाना होगा जहां वे छुप सकें और अपने ऑपरेशन जारी रख सकें।